हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। इसके बारे में तुमने 10th में पढ़ा हुआ है, बट इसको पढ़ने से पहले हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। 10th में पढ़ी हुई है, बट एक बार जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं इसका। क्या होती है रेजिस्टेंस? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which the body opposes flow of charges through it। कि बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपने अंदर से चार्ज फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, उसको क्या करती है? अपोज करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कंडक्टर का एग्जाम्पल लिया था। जैसे ही हमने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया था, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वजह से जो चार्ज कैरियर थे, जो क्या थे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो किसकी तरफ मूव करना शुरू कर गए थे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे थे, उनको रास्ते में क्या हो रहे थे? कोलिजन हो रही थी। किसके साथ? मेटल के आयंस के साथ, और एज वेल एज कोलिजन हो रही थी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो वो जो मेटल के आयन हैं वो उसको क्या कर रहे हैं? उसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने से क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। कि इलेक्ट्रॉन जाना किस तरफ जा रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बीच में क्या आ गया? मेटल का पॉजिटिव आयन, जिससे इलेक्ट्रॉन लीव करके गया, ये उससे क्या करेगा? कोलाइड। फिर एनर्जी गेन करेगा, फिर भागने की कोशिश करेगा किस तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, फिर कोलाइड होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन के मोशन है उसको कौन कोलाइड कर रहा है? मेटल के आयन से। तो मैं बोलूं कंडक्टर में रेजिस्टेंस का रीजन क्या है? इसका रीजन है, मतलब इसकी इस वजह से रेजिस्टेंस है, इट इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन मेटल आयंस एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कि उसकी वजह से क्या होती है? कंडक्टर में रेजिस्टेंस आती है। तो रेजिस्टेंस क्या हुई? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस, और आई कैन से फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। कि जिसकी वजह से बॉडी अपने अंदर से चार्ज के फ्लो क्या करती है? अपोज करती है। हमने कंडक्टर की बात की, तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस किसकी वजह से है? कि जब हमने बैटरी अप्लाई की तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हुए। वो क्या हुए? वो कोलाइड हो रहा है किसके साथ? मेटल के आयन के साथ। मतलब वो उसके पास को, उसके मोशन क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। तो क्या रीजन हुआ? कोलिजन बिटवीन मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नोट करो इसको, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के लिए पहले हम बनाते हैं सर्किट डायग्राम। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंडक्टर लिया, इसको मैंने कनेक्ट किया किससे? बैटरी से। इस बैटरी में मैं पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कर सकता हूं। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, ये एरो लगा दिया, मतलब इट कैन प्रोवाइड वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस बैटरी की वजह से क्या फ्लो होगा? करंट, जिसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, मैंने वो डिवाइस लगाया, और उस डिवाइस को सर्किट के बीच में लगाते हैं सीरीज में। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम? एमीटर। सीरीज में क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसने क्या मेजर करना है? कि इस वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो जितना चार्ज इस वायर से फ्लो करेगा, उतना ही चार्ज इस डिवाइस से फ्लो करेगा। तो ये करंट मेजर कर देगा जो इस वायर में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। इसलिए एमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। बाकी आगे टॉपिक आएगा, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देन एक मैंने डिवाइस लगाया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं क्या? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लगाते हैं पैरेलल में। इसकी डिस्कशन भी करेंगे बाद में कि इसको पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं। वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है? इट विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दे दो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये मेरा डायग्राम सर्किट कंप्लीट हो गया। किसके लिए? ओम्स लॉ के लिए। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू इट, करंट passing through a conductor is directly proportional to potential difference applied
across the ends of conductor provided physical conditions like temperature, pressure remains constant. क्या बोला उस लोग स्टेटमेंट में? इसने बोला कि इस कंडक्टर के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, कि जितना किसी कंडक्टर के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा लगाएंगे उतना इसमें से करंट ज़्यादा पास करेगा. ऐसा क्यों होगा? देख लो, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा लगाया तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. देन हमने क्या पढ़ा था, जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इस लॉ को भी हम प्रूव भी करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उतनी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा, और उतना करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो यही कहते हैं स्टेटमेंट कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, कि इस कंडक्टर से जितना करंट पास हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन, की लाइक टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए. ऐसा क्यों होना चाहिए, इसको भी अभी डिस्कस करेंगे हम. तो ये स्टेटमेंट होगी किसकी, ओम्स लॉ की. सपोज इस वोल्ट मीटर ने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया कितना, V, तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. क्लियर हो गया? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसी कंडक्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही करंट भी क्या करेगा, ज़्यादा पास करेगा. तो ये लिखा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो इसको नोट कर लो. तो क्या है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर V इज potential difference across the ends of conductor and I is the current passing through the conductor. जब proportionality का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो V is equal to IR where R is proportionality constant और R is known as resistance, जो भी पढ़ा था कि R क्या है, resistance. क्लियर? R is the resistance of the conductor. अब रेजिस्टेंस को सर्किट में दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं, सर्किट में इसका सिंबल तुम 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ऐसे दिखाते हैं सिंबल. तो इस डायग्राम को मैं और कैसे बना सकता हूँ कि कंडक्टर की जगह सर्किट में उसकी क्या दिखा दो, रेजिस्टेंस दिखा दो. तो ये डायग्राम बुक्स में ऐसे बना होता है कि इन्होंने रेजिस्टेंस दिखा दी कितनी, R. क्लियर? कंडक्टर ही है ये, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R. तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या बनेगी, V इज इक्वल टू IR वेयर V इज potential difference across the ends of conductor, I is current passing through the conductor and R is the resistance of conductor. अब आते हैं रेजिस्टेंस पे. तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करें, कैसे करेंगे डिफाइन. अच्छा पहले से ग्राफ बना लेते हैं. नाउ V और I क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो V और I का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बट ये ध्यान रखना ये ग्राफ तब है जब फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, तभी ये स्टेटमेंट मिलेगा. ऐसा क्यों, अभी डिस्कशन करेंगे इसकी. अब इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ठीक है. अब मैंने बताया था स्लोप के लिए क्या करते हैं, स्लोप के लिए हम करते हैं सिंपल फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट. ओरिजिनल में क्या होता है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट. तो स्लोप इज इक्वल टू, अब y कोऑर्डिनेट क्या है देखो v, x कोऑर्डिनेट क्या है I. तो स्लोप इज इक्वल टू v बाय I और I कैन से डेल्टा v बाय डेल्टा I, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन करंट. बट इजी करने के लिए बता रहा हूँ क्या करना, y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट. तो v बाय I दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या बनेगा, v बाय I, R बनेगा. तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, कि VI ग्राफ का स्लोप क्या देगा, इसकी रेजिस्टेंस देगा. अब क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, उन्होंने दो ग्राफ बनाए होते हैं V और I के. ये बोला है R1 के लिए, ये बोला है R2 के लिए. तो बोला बताओ किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, R2 ज़्यादा है या R1 ज़्यादा है. अब ग्राफ क्या है, VI का स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस. अब देखो स्लोप किसके लिए ज़्यादा है, जिसके लिए थीटा ज़्यादा होगा उसके लिए स्लोप ज़्यादा होगा. तो थीटा किसके लिए ज़्यादा है, R2 के लिए. तो R2 विल बी ग्रेटर देन R1. क्लियर? तो क्या पता लगा ओम्स लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है कि V इज इक्वल टू IR वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, I इज
current passing through the conductor and R is the resistance of conductor. Then VI graph will be a straight line and slope of VI graph will gives the resistance, कि जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा उसकी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी. तो नोट कर लो इसको. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि सपोज पेपर में ग्राफ आ जाए ऐसे और बोले अब बताओ कौन सी रेजिस्टेंस ज्यादा है, R1 या R2. तो बच्चे बड़ी बार गलती कर देते हैं, जैसे हमने पहले किया वो बोलते थे R2 इज ग्रेटर देन R1, बट ऐसा नहीं है. पहले ग्राफ कौन सा ग्राफ था, VI ग्राफ. अब ग्राफ कौन सा है, IV ग्राफ. तो अब इसका स्लोप निकालना हो तो स्लोप विल बी, y कोऑर्डिनेट क्या है I, x कोऑर्डिनेट क्या है V, I बाय V इज 1/R. मतलब स्लोप क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम. तो ये R1 के लिए स्लोप, या R2 के लिए किसका स्लोप कम है, R1 का, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा. तो इसमें क्या आ गया, R1 इज ग्रेटर देन R2. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कि ग्राफ कौन सा दिया हुआ है और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या निकालना, स्लोप. फिर स्लोप से देख लेना कंपेयर करके कौन सी रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है. तो इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह नोट कर लो. अब आते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, V/I. तो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड टू द कंडक्टर डिवाइड बाय करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस. और इसकी SI यूनिट पढ़ चुके 10th क्लास में. क्या होती है इसकी SI यूनिट, ओम, एंड सिंबल इज लाइक दिस. और 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगी, रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट, और करंट कितना होगा, 1 एम्पियर. तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is applied to conductor and 1 ampere of current pass through it, तो हम क्या बोलेंगे कि इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम है. क्लियर. कि जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ किसी कंडक्टर के एंड के क्रॉस, सपोज एक कंडक्टर है, मैंने इसके एंड के क्रॉस क्या लगाया, 1 वोल्ट की बैटरी लगाई या 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, अगर इससे करंट 1 एम्पियर पास कर रहा है तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, 1 ओम. क्लियर हो गया. तो इसको नोट कर लो, रेजिस्टेंस को और इसकी SI यूनिट को. अब हम करते हैं टॉपिक प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्वेश्चन भी आया हुआ है CBSE में कि ओम्स लॉ को प्रूफ करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हेल्प से. तो अब डायग्राम बनाता हूँ. फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, उसको बैटरी से कनेक्ट किया विच इज प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर. उसमें से करंट कितना पास कर रहा है, I. उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कितनी हुई, E. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, VD. मतलब जो भी चीज़ें पढ़ के आए हुए हैं. तो I समझ आ गया क्या है, I is the current passing through conductor. V potential difference across ends of conductor. अब एक चीज ध्यान रखना, अगर इन वायर्स की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वही यहाँ पे होगा. कि अगर बैटरी V वोल्ट की है तो यहाँ भी कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V वोल्ट का. जनरली सर्किट में हम जो वायर होती है उसको रेजिस्टेंस लेस ही लेके चलते हैं. देन E क्या है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर. देन VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आई कैन से चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन. देन N नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर. हर कंडक्टर के लिए, मतलब हर मटेरियल के लिए N क्या होगा, डिफरेंट होगा. उसके बाद L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर. A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. ये सारी चीज़ें गिवन है. क्लियर. अब मुझे इसके लिए 2 फॉर्मूले चाहिए. ये मैंने सारी चीज़ें लिख दी गिवन, ताकि पता हो कौन से फॉर्मूले, जिसको मैं पिछले लेक्चर में ड्राइव करके आया हूँ.
पहला फॉर्मूला किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्या फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, Vd इज इक्वल टू ई टाउ ओवर एम। अच्छा टाउ क्या चीज थी, रिलैक्सेशन टाइम या मीन रिलैक्सेशन टाइम। मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या था, मीन रिलैक्सेशन टाइम, इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हैं, E इज इक्वल टू वी बाई एल पढ़ चुके हैं, सॉरी कैपिटल एल। तो वी डी विल बी इक्वल टू ई टाउ वी बाई एम एल। ठीक है, इस चीज को भी हमने डिस्कस किया था। देन रिलेशन बताओ करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन था, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला था। अच्छा स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यू पुट कर दो वी डी की, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी ई टाउ वी ओवर एम एल। ये v क्या है, दिस v इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो I क्या आ जाएगा यहाँ से, एन ई स्क्वेयर ए टाउ बाई एम एल इंटू वी। क्लियर हुआ। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, एम एल बाई एन ई स्क्वेयर टाउ ए इंटू आई। इसको नोट करो, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं आगे। अब ये फॉर्मूला आया था V और I में रिलेशन। अब देखो फॉर अ गिवन कंडक्टर, फॉर अ गिवन कंडक्टर, ठीक है, M कांस्टेंट है, M इज क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L भी कांस्टेंट है, कंडक्टर गिवन है तो लेंथ उसकी कांस्टेंट ही होगी। देन नंबर डेंसिटी भी क्या है, कांस्टेंट, E भी क्या है, कांस्टेंट, कि E चार्ज इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। देन टाउ, अगर टेम्परेचर सेम हो तो टाउ भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो टाउ के लिए कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। डिस्कस किया था ना कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन एरिया इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है, गिवन कंडक्टर के लिए। अच्छा प्रेशर चेंज करेंगे तो एरिया और लेंथ में क्या आएगी, चेंज। इस वजह से बोला था कि ओम्स लॉ में टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये सारी टर्म क्या बन गई, देखो m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, n e टाउ a कांस्टेंट, तो क्या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i आ गया, क्योंकि सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट, विच इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो देखो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, फॉर अ गिवन कंडक्टर, गिवन कंडक्टर मतलब लेंथ फिक्स, एरिया फिक्स, ये चीजें तो कांस्टेंट है ही। वो करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे क्या चीज चेंज हो जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो जाएगा, वरना वेरी इलेक्ट्रॉनिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। और प्रेशर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, अदरवाइज देयर में बी चेंज इन लेंथ एंड एरिया। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको नोट करो। तो इससे ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू क्या था, आई आर, और आई कैन से v इज इक्वल टू आर इंटू आई। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूं तो r की वैल्यू किसके को आएगी, r विल बी इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वेयर टाउ ए। ये वैल्यू आएगी ना, देखो यहाँ v इज इक्वल टू दिस टाइम इंटू आई है, ये क्वांटिटी इंटू आई, यहाँ v इज इक्वल टू r इंटू आई है, तो r की वैल्यू आ गई ये। तो ये है रेजिस्टेंस की वैल्यू इन टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है सीबीएसई में हुआ कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कि एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब देखो नाउ ये मास तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, ई भी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब गिवन कंडक्टर के लिए अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पहला फैक्टर क्या आ गया, लेंथ, कि लेंथ इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, कि जितनी लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा। ऐसा क्यों होता है, जितनी लेंथ ज्यादा होगी, जितनी लेंथ ज्यादा हो जाएगी उतने ही इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कोलिजन सफर करना पड़ेगा इस एंड तक पहुंचने के लिए।
तो उतनी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा, बिकॉज अपोजिशन क्या होगी, ज़्यादा। देन सेकेंड, अब देखो एरिया से कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो सेकेंड फैक्टर क्या आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। ऐसा क्यों, एक तो कंडक्टर बड़ा नैरो सा कंडक्टर है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक कंडक्टर चौड़ा कर दिया, मतलब कंडक्टर का एरिया ऑफ सेक्शन कर दिया ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन स्मूथली फ्लो करेगा, उसमें कोलिजन के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, पाथ होगा। तो जितना एरिया ऑफ सेक्शन ज़्यादा उतने कोलिजन क्या होंगे, कम, उतनी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम, बिकॉज ऑपोजिशन क्या होगी, कम होगी। नाउ थर्ड, अब n नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी हर कंडक्टर के लिए क्या होती है, अलग। तो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, ये हर मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, टाउ रिलैक्सेशन टाइम था, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम में क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट दैट इज टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, या यू कैन से टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जहाँ मटेरियल को रखा हुआ है। तो ये चार फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड कर दिया है। पहला फैक्टर क्या हुआ, लेंथ, सेकंड फैक्टर क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल, एंड फोर्थ टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। क्लियर, कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, फॉर्मूले में दिख रहा है, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, दिख रहा है। नेचर ऑफ मटेरियल, हर नेचर ऑफ मटेरियल के लिए क्या डिफरेंट होगा, एंड डिफरेंट होगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। देन लास्ट में क्या, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल बढ़ाने से क्या चीज चेंज होगी, रिलैक्सेशन टाइम, उससे क्या चीज चेंज होगी, रेजिस्टेंस। तो इसको नोट कर लो। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। तो मतलब कि एक फॉर एग्जांपल कॉपर का पीस है, ठीक है, कॉपर के पीस के 1 मीटर के लिए रेजिस्टेंस अलग होगी, 2 मीटर के लिए रेजिस्टेंस अलग होगी। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करूं तो भी रेजिस्टेंस क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो मतलब अगर मुझे एक कॉपर की रेजिस्टेंस का डाटा रखना है तो मुझे कितना डाटा रखना पड़ेगा, मतलब कैसे कि अलग लेंथ हो तो अलग रेजिस्टेंस, अलग एरिया हो तो अलग रेजिस्टेंस। तो मतलब दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द डाटा फॉर द रेजिस्टेंस, जो हमारा पर्पस यूज होगा जब हम डिवाइस को बनाते हैं। तो अब उसकी इन चीज़ों को सोल्व करने के लिए क्या किया, उन्होंने एक नई टर्म डिफाइन की, दैट इज रेजिस्टिविटी। होती क्या रेजिस्टिविटी, होती रेजिस्टेंस ही है बट एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। कैसे, अभी डिस्कस करते हैं इस चीज को, ठीक है। क्या टर्म लाए वो, रेजिस्टिविटी, दैट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो कैसे है, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो क्या आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। तो R इज इक्वल टू रो L बाय A, जो ये रो है दैट इज रेजिस्टिविटी। रो क्या चीज है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी। क्यों इंट्रोड्यूस किया अभी पता लग जाएगा इसको, कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस थी तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों इंट्रोड्यूस की। अब देखो यहां से रो का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो RA बाई L इफ एरिया ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ भी कितनी है 1 मीटर, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, तो रेजिस्टेंस ही है ना। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ही है, बट एक पर्टिकुलर लेंथ और एरिया के लिए, कि जब कंडक्टर की लेंथ कितनी लेंगे 1 मीटर, उसका एरिया ऑफ सेक्शन में क्या लेंगे 1 मीटर स्क्वायर। अब कॉपर का एक ही पीस बनेगा ना 1 मीटर और एरिया ऑफ सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का, तो उसका डाटा मेंटेन कर सकते हैं, तो हम कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं। सिमिलरली रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल के लिए लिख लेंगे। और अगर हमें फॉर एग्जांपल रेजिस्टिविटी पता है तो हम देखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ लिखेंगे, एरिया देखेंगे, उससे क्या आ जाएगी उसकी रेजिस्टेंस। तो हमें सिर्फ अब डाटा किसका मेंटेन करना है, रेजिस्टिविटी का, नोट फॉर द रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस फॉर एवरी लेंथ एंड फॉर एवरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगी, डिफरेंट। बट रेजिस्टिविटी कब मेजर की हुई है, जब लेंथ कितनी है 1 मीटर और एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। मतलब इसको मेजर कैसे किया,
कि हमने कॉपर का 1 मीटर लंबा पीस ले लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है 1 मीटर स्क्वायर, इसके एंड पे बैटरी कनेक्ट की और इससे करंट निकाल लिया, तो जो रेजिस्टेंस आई वो किसके इक्वल आ गई, रेजिस्टिविटी के, बिकॉज इसमें एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी कितनी है 1 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया, हर मटेरियल का डाटा निकाल लिया। अब हमें जितनी रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टिविटी पता लग गई, उसके हिसाब से लेंथ ले लो, उसके हिसाब से एरिया ले लो, तो हम रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यही रीजन है जो तुम्हारा गिवन डाटा होता है वो हमेशा किसका डाटा होगा, रेजिस्टिविटी का, बिकॉज इट इज फिक्स व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो इसको नोट कर लो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल एक कॉपर का पीस है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, एक दूसरा कॉपर का पीस है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है बट लेंथ 2 मीटर होगी, तो दोनों की रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होगा। अब ध्यान रखना रेजिस्टिविटी कब थी, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है जब लेंथ कितनी 1 मीटर और एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर। तो जो रेजिस्टिविटी है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिकॉज रेजिस्टिविटी तो कम मेजर की हुई है जब लेंथ कितनी थी 1 मीटर और एरिया भी कितना था 1 मीटर स्क्वायर। तो जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो ना तो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है ना ही कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। कई बार क्वेश्चन आता है कि कंडक्टर है उसकी लेंथ को ट्रिपल कर दिया तो बताओ उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी सेम। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। अब हमने अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आर एम एल बाई एन ई स्क्वेयर टाउ ए पढ़ा था फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला हमने रेजिस्टेंस का पढ़ा रो एल बाई ए। अब ये देखो अगर मैं इन साइड टर्म को छोड़ूं तो यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो फर्स्ट और सेकंड को, आर का फॉर्मूला क्या है एम एल बाई एन ई स्क्वेयर टाउ ए और रो एल बाई ए, तो ये सारी टर्म रो को रिप्लेस कर रही है, तो रो की वैल्यू क्या आ गई एम बाई एन ई स्क्वेयर टाउ। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो सीबीएसई क्वेश्चन की डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड नंबर डेंसिटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया एम बाई एन ई स्क्वेयर टाउ। तो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, फैक्टर्स बताओ। अब फैक्टर बताते देखो, मास क्या था, एम क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कि एम तो क्या हो गया कांस्टेंट, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या हो गया कांस्टेंट। तो रेजिस्टिविटी दो चीज पे डिपेंड कर रही है, एक तो नंबर डेंसिटी पे और एक रिलैक्सेशन टाइम पे। तो नंबर डेंसिटी किसकी वजह से चेंज होती है, तो पहला है नेचर ऑफ मटेरियल, कि हर मटेरियल के लिए नंबर डेंसिटी क्या होगी डिफरेंट होगी। तो पहला क्या आ गया नेचर ऑफ मटेरियल, एंड सेकंड टाउ किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे। इंपॉर्टेंट क्या है रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। कई बार बच्चे इस फॉर्मूले से कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेंथ डबल की तो रेजिस्टिविटी हाफ होगी, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज रेजिस्टिविटी क्या है इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। अब मुझे लिखनी है रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट, यहीं पे लिख देता हूँ एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बन गई ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, और रेजिस्टिविटी होती क्या है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जब लेंथ कितनी है 1 मीटर, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती कंडक्टर के, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे किस पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। इसको नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर इज ट्रिपल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट। Find the new resistance of conductor
इन टर्म्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, कि एक कंडक्टर है उसकी लेंथ को खींच के क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो बताओ उसकी रेजिस्टेंस चेंज हुई, और हुई तो निकालो वो कितनी हुई। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, वो देखते हैं एल हो गया ट्रिपल मतलब 3 टाइम, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो भी कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम। तो वो गलत है। क्यों गलत है, देखो जब भी हम किसी मटेरियल को खींचेंगे तो क्या होगा, किसी मटेरियल को जैसे हमने खींचा, क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, उसका रेडियस कम हो जाएगी, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे रबर बैंड को खींचो तो वो क्या होती जाती है, थिन होती जाती है, मतलब एल बढ़ रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखना, चाहे इस कंडक्टर को जैसे मर्जी खींच लो, इसकी वॉल्यूम तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, जितने मटेरियल का बना है मटेरियल तो वही फिक्स है ना, तो वॉल्यूम क्या होगी, कांस्टेंट। अब मैं सपोज कर लेता हूँ इनिशियल लेंथ को L, इनिशियल एरिया को A, फाइनल लेंथ को L डैश एंड फाइनल एरिया को A डैश। तो इनिशियल वॉल्यूम कितनी होगी, A इंटू L, एंड फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी, A डैश इंटू L डैश होगी। अब रो तो कांस्टेंट है, मटेरियल सेम, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी सेम, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे, लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो आई कैन से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नहीं लिख सकता, बिकॉज एरिया भी क्या कर रहा है, चेंज, एरिया इज नॉट कांस्टेंट बट वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर L बाय L से, कर सकते हैं देखो, तो R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय A इंटू L, तो R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय V, क्या बन जाएगा, A इंटू L क्या बन गया यहाँ पे, वॉल्यूम बन जाएगा, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। अब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो क्या बनेगा, R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अब रेजिस्ट लेंथ कितने टाइम हुई, ट्रिपल हुई, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाएगी, L का स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस विल बिकम 9 टाइम्स, क्लियर। और अगर लेंथ n टाइम बनती, इंक्रीज होती, लेंथ n टाइम इंक्रीज होती, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम होती, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती n स्क्वायर टाइम। मतलब इफ L डैश इज इक्वल टू NL, मतलब जो न्यू लेंथ है वो n टाइम है, तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू n स्क्वायर R, क्लियर। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जैसे ही हमने लेंथ को इंक्रीज किया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। एक मेथड तो सोल्व करने का ये, अभी एक और मेथड डिस्कस करते हैं कि ये टर्म क्यों लिखी थी, उससे सोल्व करके दिखाता हूँ, तो नोट करो इसको। अब देखो दूसरा मेथड, न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रो L डैश बाई A डैश, रो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो R डैश बाई R विल बी इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश बाई रो L बाई A, कैंसिल, तो क्या बनेगा ये L डैश बाई L इंटू में A बाई A डैश, ये चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगी और ये न्यूमिनेटर में। अब देखो यहाँ से A बाई A डैश क्या आएगा, क्या आएगा, L डैश बाई L, पुट करो वैल्यू यहाँ पे, L डैश बाई L इंटू A बाई A डैश भी क्या है, L डैश बाई L, तो दैट इज L डैश बाई L का स्क्वायर। तो R डैश बाई R, सपोज न्यू लेंथ को मैंने n टाइम इनिशियल लेंथ किया, जो हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था, तो ये NL बाई L का स्क्वायर बन गया, कैंसिल, तो R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R, ठीक है, R डैश विल बी इक्वल टू n स्क्वायर R, और अगर n 3 हो तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स R। तो दोनों मेथड ठीक है, जिस मर्जी मेथड से क्वेश्चन कर लो, बट ध्यान के रखना है कि अगर लेंथ n टाइम हो रही है बाय स्ट्रेचिंग की, जब एरिया भी चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ जाएगी, n स्क्वायर टाइम, क्लियर। तो इसको नोट करो। अब अगला क्वेश्चन भी सेम है, बट पहले लेंथ में रिलेशन दिया होता, अब बोला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया, तो अब बताओ क्या होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, रो L बाई A। अच्छा, दो मेथड से सोल्व करने के, मैं पहले मेथड से कर रहा हूँ, दूसरे मेथड से खुद ट्राई करना, आंसर सेम ही आएगा। तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट सेम मटेरियल है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब मैं इस इक्वेशन क्या करता हूँ, A से मल्टीप्लाई, A से डिवाइड। आप पूछेंगे सर पहले में तो आपने L से मल्टीप्लाई किया था, L से डिवाइड किया था, ऐसा क्यों, देखो पता लगेगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A L बाई A स्क्वायर,
एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाय ए स्क्वायर। अब मैंने इस रिलेशन को किया वॉल्यूम और एरिया में चेंज, पहले मैंने किस में किया था? वॉल्यूम और लेंथ में चेंज, बिकॉज वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, कि अगर एरिया हाफ हो रहा है तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाएगी? 4 टाइम्स। इसके बाद इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं आर डैश बाई आर इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ए स्क्वायर बाई ए डैश का स्क्वायर। इसको नहीं पता लग रहा कैसे किया, वो पहला मेथड ट्राई करो, वो सॉरी दूसरे वाला मेथड जो पहले करवाया था। तो आर डैश बाई आर, अब ए डैश कितना दिया हुआ है? कितना हो गया एरिया? ए बाई 2, तो मैं लिख लेता हूँ सपोज ए बाई एन, कि एन टाइम डिक्रीज हुआ, यहाँ हाफ बोला है, यहाँ पे 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, मैंने क्या कर दिया 1/nth। तो आर डैश बाई आर ए स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर कैंसल, तो आर डैश बाई आर विल बी इक्वल टू एन स्क्वेयर, तो आर डैश विल बी इक्वल टू एन स्क्वेयर आर। तो रेजिस्टेंस कितने टाइम होगी इसकी? एन स्क्वेयर टाइम होगी, कि एरिया जैसे इस क्वेश्चन के लिए अगर हाफ हो तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाएगी? 4 टाइम्स। और ये जनरल फॉर्मूला बता दिया मैंने। अब इसी क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन कैसे, इसको नोट करो पहले फिर बताता हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि अब हमने स्ट्रेच किया, पहले हमने क्या बोला था? लेंथ डबल हो, लेंथ ट्रिपल होगी, लेंथ में चेंज आया था, फिर हमने बोला एरिया। अब बोल रहे हैं हम रेडियस ऑफ कंडक्टर, कि उसकी रेडियस चेंज होगी, जैसे कंडक्टर है इसकी रेडियस, या डायमीटर बोल दे, बात तब भी एक ही है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अभी फॉर्मूला क्या आया था? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ड्राइव दोबारा नहीं कर रहा, पहले किया अभी इसी क्वेश्चन में। तो आर डैश बाय आर हमने क्या लिखा था? ए स्क्वायर बाय ए डैश का स्क्वायर। अब एरिया, फॉर एग्जांपल वायर है, तो वायर किस शेप की होगी? सिलेंड्रिकल शेप की, तो क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कुलर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? फॉर्मूला उसका पाई आर स्क्वायर, पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर बाय पाई आर डैश का स्क्वायर, क्योंकि नई लेंथ कितनी है? आर डैश, कैंसिल, तो क्या आ गया? आर की पावर 4 बाय आर डैश की पावर 4। अब अगर रेडियस n टाइम्स कम होती तो क्या होता? R4 बाय आर बाय एन की पावर 4। तो क्या रहता है सोल्व करके? आर डैश बाय R4 एन की पावर 4 ऊपर अपॉन आर की पावर 4 कैंसल, तो आर डैश विल बी इक्वल टू एन की पावर 4 आर। दिस विल बी योर आंसर, कि अगर रेडियस हाफ हो रही है तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाएगी? 16 टाइम, बिकॉज एन की पावर क्या है? 4, तो 2 की पावर 4 दैट विल बिकम इक्वल टू 16। ठीक है, क्लियर? तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी? 16 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, वैसे भी अगर रेजिस्टेंस हाफ हो रही हो तो एरिया कितने टाइम डिक्रीज होगा? देखो 4 टाइम, 4 का स्क्वायर कितना? 16, पहले वाली बात ही है। क्लियर? तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि हमने सोल्व कैसे किया इसको। पहले हमने क्या बोला था? लेंथ ट्रिपल होगी है, तो अगर लेंथ की वैल्यू, इसको समराइज करते हैं, इसको नोट कर लेना, इसको समराइज करते हैं, ध्यान से सुनना, कि इफ एल डैश बिकम एन एल, मतलब लेंथ एन टाइम इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू एन स्क्वायर रेजिस्टेंस। इफ एरिया बिकम्स ए बाई एन, यहाँ पे हम ए बाई एन लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना, तो रेजिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू अगेन एन स्क्वायर आर। इफ रेडियस विल बिकम इक्वल टू आर बाई एन, तो रेजिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू एन की पावर 4 आर। क्लियर? तो इन तीनों फॉर्मूले को लिख लेना, और पेपर में इसके बड़े क्वेश्चन आए सीबीएसई में तो ध्यान से करना। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो रेजिस्टेंस बोलते हैं लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी। वो क्या भूल जाते हैं कि अगर स्ट्रेच करके खींच रहे हैं उसको, स्ट्रेच कर रहे हैं उसको, तो लेंथ डबल हो रही है तो एरिया क्या हो जाएगा उसका? हाफ। तो इसको नोट कर लो। अब 2 डेफिनेशन और पढ़ते हैं हम। किसकी? पहली डेफिनेशन है कंडक्टेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती थी? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि कोई कितना चार्ज को वो अपोज करती है फ्लो को। ये क्या है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कितना वो इजीली उसमें फ्लो कर सकता है। क्लियर? कि इट इज द ईज विद विच चार्ज कैन फ्लो थ्रू द मटेरियल। इसका सिंबल हम लिखेंगे क्या? G, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय आर। इट इज नोन एज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या होती है कंडक्टेंस?
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो G इज इक्वल टू 1/R। अब इसकी बात करें SI यूनिट की, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। तो 1/ओम, तो क्या बन जाएगी यूनिट? ओम इनवर्स, या इसको कैसे लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। आई कैन राइट मोहो, उल्टा लिख दो MHO मोहो, और आई कैन राइट साइमन, सिंबल इज स्मॉल s। तो दिस इज द यूनिट फॉर कंडक्टेंस, ओम इनवर्स, मोहो और साइमन। क्लियर? अब अगली डेफिनेशन किसकी है? डेफिनेशन पता नीचे कई बार पेपर में आ जाती है इसकी। अगली डेफिनेशन है कंडक्टिविटी की। अब कंडक्टेंस क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? सिंबल इज सिग्मा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब इसकी SI यूनिट की बात करें तो क्या आएगा? SI यूनिट विल बी 1/ρ, तो दैट विल बी, रो की यूनिट क्या थी? ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कैसे लिख सकता हूँ? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को कैसे लिख सकता हूँ? मोहो मीटर इनवर्स। और कैसे लिख सकते हैं? सीमन साइमन मीटर इनवर्स। क्लियर? साइमन मीटर इनवर्स। तो इसको नोट कर लो। तो दो डेफिनेशन पढ़ी, कंडक्टिविटी की और कंडक्टेंस की, नोट करो इसे। अब जो नेक्स्ट टर्म पढ़नी है आज के लेक्चर में वो क्या है? दैट इज करंट डेंसिटी। क्लियर? करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट flowing through given cross section per unit area when area is held perpendicular to direction of current। कि क्या होती है करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी होती है कि किसी कंडक्टर क्रॉस सेक्शन से जितना करंट पास कर रहा है पर यूनिट एरिया, दैट विल बी नोन एज करंट डेंसिटी। सिंबल होता है इसका क्या? J, एंड फॉर्मूला इज करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है? बट एक चीज ध्यान रखना, क्या कि अगर एरिया, फॉर एग्जांपल एरिया ऐसे है और करंट ऐसे पास कर रहा है I, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, पढ़ चुके हैं फ्लक्स में, तो इससे यहाँ पे एरिया वेक्टर भी इधर आएगा। तो जो एरिया है दैट इज परपेंडिकुलर टू करंट, तो फॉर्मूला ठीक है, J इज इक्वल टू I/A। बट अगर थोड़ी सी चीज़ चेंज हो जाए कि एरिया ऐसे है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, कि एरिया ऐसे है और करंट इसके बिल्कुल ऐसे फ्लो कर रहा है। अब एरिया परपेंडिकुलर नहीं है किसके? करंट के। तो अब क्या करेंगे? अब सपोज इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और लेट ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है? जो एरिया परपेंडिकुलर है किसके? करंट के। यही बोला है, एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? इस तरफ कंपोनेंट आएगा A cos थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? A sin थीटा। तो जो A cos थीटा का कंपोनेंट है उसके लिए एरिया क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा किसके? करंट के। देखो, अगर एरिया वेक्टर और करंट एक ही डायरेक्शन में, तो एरिया और करंट क्या है? परपेंडिकुलर। इसके लिए कौन कौन एक ही डायरेक्शन में? A cos थीटा एंड I। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा करंट डेंसिटी का? I/A cos थीटा। अगर एरिया परपेंडिकुलर दिया तो ये फॉर्मूला ठीक है, बट अगर एंगल दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या आएगा? J इज इक्वल टू I/A cos थीटा। और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन, देखो, एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो दिस इज नोन एज करंट डेंसिटी। करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन एज करंट डेंसिटी। और इसका सिंबल क्या हो गया? J। फॉर्मूला क्या हुआ? जनरलाइज फॉर्मूला I/A cos थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल? एरिया वेक्टर में और करंट में। अब बात करें इसकी SI यूनिट की, किसकी? करंट डेंसिटी की। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एरिया क्या होती है? मीटर स्क्वायर।
तो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी, बट करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जिस तरफ करंट होगा उसी तरफ करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। क्लियर कि करंट तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, बट उस पर डायरेक्शन तो है ना, किधर, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट डेंसिटी वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। क्लियर, तो इसको नोट करो। तो अभी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया, जे का फॉर्मूला आया आई बाई ए कॉस थीटा। तो अगर मुझे करंट का फॉर्मूला लिखना हो मैं कैसे लिखूंगा, जे ए कॉस थीटा। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आई वेक्टर विल बी इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ए बी कॉस थीटा इज ए डॉट बी, तो जे ए कॉस थीटा इज जे डॉट ए। तो यहाँ से ये पता लग गया डॉट प्रोडक्ट है, तो करंट कैसी क्वांटिटी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर हो गया, समझ आया। अब अगला टॉपिक क्या करना है हमने, अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि करंट डेंसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालो। सीबीएसई का क्वेश्चन है ये तुम्हारा, ठीक है। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, I इज करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर एंड R इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हमने कंडक्टर लिया, उसकी लेंथ कितनी ली, L, बैटरी से कनेक्ट किया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने प्रोवाइड किया, V, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, A, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, E, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी R, रेजिस्टिविटी कितनी रो। तो V इज इक्वल टू आई आर, और I क्या, R क्या होता है, R इज रो L बाय A। तो यहां से देखो V बाय L दैट इज I अपॉन A इंटू रो। V बाय L क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, I बाय A क्या होता है, J, दैट इज रो। तो आई कैन राइट J इज इक्वल टू E बाय रो। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेक्टर लगाऊं तो मैं ऐसे वेक्टर लगा दूंगा कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, इधर ही करंट है तो करंट डायरेक्शन भी इधर ही होगी, और इधर ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 बाय रो क्या होता है, कंडक्टिविटी, तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू 1 बाय रो। अब देखो अगर हम फॉर्मूला पढ़ें किसका, ओम्स लॉ का, तो फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ फॉर्मूला देखो क्या है, E इज इक्वल टू जे रो। देखो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, कि J इज इक्वल टू सिग्मा E, इट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक था ये। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले इसको नोट करो फिर देखते हैं क्या क्या डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। देन V इज इक्वल टू आई आर, R इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होती है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, तो V इज इक्वल टू आई आर। फिर हमने इसको डिराइव किया कैसे, V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से n स्क्वायर टाउ a इंटू में I, और इसको हमने किसके इक्वल कर दिया, R के। तो रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है, 4 फैक्टर पे, कौन कौन से, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल से n अलग हो जाएगा, एंड टेम्परेचर से रिलैक्सेशन टाइम। देन हमने डिफाइन किया रेजिस्टिविटी कैसे, R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज रेजिस्टिविटी कब होती है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जब लेंथ कितनी हो 1 मीटर और एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, कि रो इज इक्वल टू R इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 1 मीटर। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया था हमारा,
m बाय एन ई स्क्वेयर टाउ। तो रेजिस्टिविटी किसी पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, अगर लेंथ n टाइम्स बन जाए लेंथ के बाय स्ट्रेचिंग तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी, r डैश विल बी इक्वल टू n स्क्वायर r। बट रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। अगर एरिया बन जाए एन ए बाय एन, मतलब सॉरी यहाँ पे एल डैश यहाँ था, ए डैश हो जाए ए बाय एन तो रेजिस्टेंस विल बी अगेन एन स्क्वायर आर। और रेडियस हो जाए अगर वायर की आर बाय एन तो रेजिस्टेंस विल बी एन की पावर 4 टाइम्स आर। ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा, 1 बाय आर, यूनिट्स डिस्कस की थी इसकी। देन कंडक्टिविटी 1 बाय रेजिस्टिविटी। देन हमने पढ़ा करंट डेंसिटी, दैट इज J इज इक्वल टू आई बाय ए कॉस थीटा। करंट डेंसिटी क्या है, इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, बट जब एरिया परपेंडिकुलर हो किसके, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के। देन करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन हमने लास्ट में पढ़ा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और आई कैन से इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।